हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राहुल कांत, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। आपको यहां पे ठीक रात 9 बजे आपका जनरल साइंस का बैच चल रहा है, जो कि आपको रेलवे, एसएससी और आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और भी किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए या स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है आजकल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल साइंस देखें कि काफ़ी मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछने लगा है, पहले जो होता था उसकी तरह नहीं। ठीक है, अभी तक हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारे 5वां क्लास है। हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ रहे थे वो था लाइट, और लाइट का हम लोग का थोड़ा सा रह गया है। कल लगभग सब टॉपिक हो गया था, अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है आज के दिन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था। आपको अगर याद हो या थोड़ा बहुत ध्यान हो या नहीं भी हो तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब कोई प्राकृतिक वस्तु मतलब कि नेचुरल रूप से बना हुआ है और साइज में बहुत बड़ी हो, मतलब कि वो प्राकृतिक भी हो और साइज में बहुत बड़ी हो, उसके अंदर जो रंग दिखाई देता है उसी का कारण होता है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो वही चीज़ है। याद कीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे, जैसे कि आसमान का रंग नीला होना। हाँ, याद आया? बस, आसमान का रंग नीला होना, समुंदर का रंग नीला होना, है ना, समुंदर का रंग नीला होना, बादल का सफ़ेद रंग होना, फॉग का, धुएं का, या फिर बर्फ का, जो बर्फ गिरता है ना उसका रंग होना, ये सब का कारण। एक और बताए थे कि सूरज, सूरज का लाल रंग होना। कई बार सूरज अपने असली समय से पहले दिख जाता है या ढकने डूबने के बाद दिख जाता है, तो वो सब कारण था रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। लेकिन अगर उसका लाल रंग दिखाई दे रहा है वो क्या कारण था? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के कारण लाल रंग दिखाई देना। ठीक है, इसी के ऊपर कई पॉइंट बताए थे। जो स्कैटरिंग का है सबसे पहले बताया था किसने? रेले ने। ठीक है, स्कैटरिंग के बारे में। दूसरा बताया था मी ने, ये सब साइंटिस्ट के नाम थे। और तीसरा बताया था हमारे इंडियन डॉक्टर थे, साइंटिस्ट, क्या था? डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने स्कैटर के बारे में एक दिया था, रमन इफेक्ट। क्या इन्होंने अपना बलिदान दिया इसमें, मतलब बलिदान नहीं कह सकते हैं, इन्होंने जो प्रभाव दिया था, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। और ये कब बनाया था? क्या समझ आया? कब बनाया था? 1928 में। क्लियर हो गया? समझ आया? ठीक है, तो रमन इफेक्ट, डॉक्टर सीवी रमन, किसने दिया था ये? सीवी रमन ने। और सीवी रमन का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। याद आया? ये पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले भी व्यक्ति थे। इनको किस फील्ड में मिला? तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के फील्ड में मिला था। ठीक है, अब इसके आगे जो टॉपिक करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस देखिए क्या होता है कि जब दो लाइट के वेव, जैसे ये क्या है, ये एक लाइट का वेव ये है, एक लाइट का वेव ये है, या फिर ये तो क्या है, ये सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन। ठीक है, या फिर दो लाइट के वेव जो कि किस डायरेक्शन में चले? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। समझिएगा अब क्या होता है इंटरफेरेंस।
जब दो लाइट के वेव सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, ठीक है, यानी सेम आवृत्ति के। जब दो लाइट के वेव सेम दिशा में चले या अपोजिट दिशा में चलते हुए एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाए, यानी सुपर पोजिशन हो जाए। क्या बोलेंगे, क्या हो जाए? सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन का मतलब हो गया एक के ऊपर एक आके बैठ जाए, अध्यारोपित हो जाए, बस उसी को कहेंगे इंटरफेरेंस। बस क्या है कि ये दोनों के दोनों का क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बस इस चीज़ को याद रखना है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फिर से सुन लो क्या बोले कि जब दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी के, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो चलते चलते एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाए, बस उसी को कहते हैं क्या? इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हालांकि नहीं भी समझ आए तो उतना वो काम का नहीं, काम का है इसका एग्जाम्पल। यहाँ की यह मतलब कि जो इसका एग्जाम्पल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है वो क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जो पहला है, पहला एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? पहला एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? अरे पहला एग्जाम्पल, घर में देखो ना, कभी किचन में काम करने गए हो, हालांकि ना ही बोलोगे लेकिन सबको पता है, जाते जाते समझ गए। तो जब किचन में जाते हो, कई बार तेल का कुछ काम पड़ा तो तेल का बूंद कई बार नीचे गिर जाता है, गिरता है ना? अरे गिरता है ना? बस अगर वही तेल के बूंद पे अगर आप देख रहे होंगे तो कई बार उस पर कलर दिखाई देगा। हाँ, कलर दिखाई देता है ना? बस वही है इंटरफेरेंस। यानी क्या कह सकते हैं? कलर, यू आर कलर ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स पे कलर दिखाई देना किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, या फिर आर एस कलर्स ऑन सोप बबल्स, साबुन का बुलबुला पे भी दिखता है ना, वो भी किसके कारण? वो भी किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोर का पंख, पीकॉक फेदर। पीकॉक फेदर, मोर का पंख। मोर के पंख पर जो रंग दिखाई देता है, तीन बताए कौन कौन सा? कलर ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स, कलर ऑन सोप बबल और पीकॉक फेदर। मोर का पंख, मोर के पंख पे भी जो रंग दिखाई देता है वो भी इंटरफेरेंस के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इंटरफेरेंस से पूछेगा कि इनमें से या निम्न में से कौन सा जो है वो इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है, तो आंसर याद रहना चाहिए कौन कौन सा? जिस भी बूंद पर या हल्का सा कोई उठा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो कलर दिखता है ना, यानी ऐसे जाओ तो कलर भी ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे जाओ तो कलर ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है, वो इसी के कारण। किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण। बताइए, क्या इंटरफेरेंस से कोई समस्या नहीं ना? नेक्स्ट पॉइंट चले? अरे चले, लिख लिए आप लोग? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन क्या है? ठीक है, जब किसी ऑब्स्टेकल यानी अवरोध से लाइट का गुजर जाना, मतलब कि कोई एक ऐसा अवरोध मिल जाए या एकदम छोटा सा छिद्र मिल जाए, जैसे मान के चलो ये कोई ऑब्स्टेकल है रुकावट वाला और इसमें एक हल्का सा छेद है, यहाँ से लाइट पास हो, यहाँ से एक लाइट दो इसको और यहाँ से गुजर के मुड़ जाइए। ठीक है, क्या हो जाए? मुड़ जाए, मुड़ जाए, बस इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। यानी किसी अवरोध या रुकावट से या किसी छिद्र से किसी प्रकाश का गुजर के मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा? डिफ्रैक्शन कहलाएगा। यानी कि
डिफ्रैक्शन। तो यहाँ से भी ये चीज़ याद नहीं रखना था, यहाँ से भी मेन याद क्या करना है हमको, इसका भी एग्जाम्पल क्या याद करना है, एग्जाम्पल। अब इसका भी दो बहुत मशहूर एग्जाम्पल है। एक आपने देखा होगा, जैसे कभी कोई किताब लाए होंगे, जैसे अच्छे अच्छे कोई पब्लिशर के किताब लाए होंगे, जैसे कोई भी स्कूल वगैरह में मैथ का हो गया, RS अग्रवाल वगैरह कुछ भी, तो वहाँ पे एक होलोग्राम लगा रहता है, उसका वो चिन्ह रहता है। उस होलोग्राम को आप ऐसे ऐसे उठा के देखिएगा, ऐसे ऐसे पलटिएगा तो देखिएगा वो लाइट ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा उस पर, ठीक है। तो वही जो होलोग्राम पे जो रंग दिखता है वो भी डिफ्रैक्शन के कारण। तो पहला एग्जाम्पल हो गया होलोग्राम, पहला एग्जाम्पल हो गया होलोग्राम, और दूसरा एग्जाम्पल CD, दूसरा एग्जाम्पल CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो ना, कॉम्पैक्ट डिस्क को भी ऐसे घुमाओ तो कलर भी ऐसे गोल घूमता दिखाई देता है, तो वो भी डिफ्रैक्शन के कारण। और तीसरा DVD, तीसरा DVD, DVD पे भी जो कलर दिखाई देता है वो भी डिफ्रैक्शन के कारण। वो भी किसके कारण, डिफ्रैक्शन के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण। यानी कि हम कहें कि डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल याद हुआ, तो हाँ, कौन कौन सा, होलोग्राम और डिफ्रैक्शन। यही अगर हम कहें कि क्या इंटरफेरेंस का कुछ याद है, तो इंटरफेरेंस का याद करो, तेल की बूंद, इंटरफेरेंस, तेल की बूंद, इंटरफेरेंस, साबुन की बुलबुले, साबुन का बुलबुला, इंटरफेरेंस, मोर का पंख, इंटरफेरेंस, तुरंत एकदम दिमाग में आना चाहिए। इंटरफेरेंस बोलते ही तेल का बूंद, साबुन का बुलबुला और मोर का पंख, और डिफ्रैक्शन आते ही होलोग्राम और CD और DVD, होलोग्राम CD DVD, होलोग्राम CD DVD, ठीक है, याद हो गया। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक था जो हमने आज खत्म किया है, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका भी, कलर थ्योरी, कलर थ्योरी, ठीक है, कलर थ्योरी, ठीक। अब देखिए कलर थ्योरी, कलर थ्योरी क्या होता है, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी कलर किसको कहा जाता है, प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग। तो याद रखना RBG, क्या कैसे याद रखेंगे, RBG या RGB, RCB का भाई RGB, RGB, ये होता है प्राथमिक रंग, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी लाल, लाल, हरा और नीला, ये हो गया प्राथमिक कलर, लाल, हरा और नीला, प्राथमिक कलर। अगर हमको याद रखना हो, जैसे यहाँ से कई छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि लाल और हरा को मिला दे तो क्या होगा, लाल और नीला को मिला दे तो क्या होगा, नीला हरा को मिला दे तो कौन सा कलर होगा। तो आइए वो देखते हैं। हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जो आपको एकदम याद हो जाएगा। जैसे कि हमको अगर तरीका चाहिए तो हम कैसे करेंगे, हमको सर्कल चाहिए, पर्शियन, अच्छा ठीक है, देखिए ना, ऐसे ही हम लोग सर्कल बना लेते हैं। एक हम ये सर्कल बनाते हैं, या फिर सही से देखिए, सबसे पहले हमको लाल चाहिए, तो हम यहाँ लाल बना लेते हैं, ये हमारा हो गया लाल, ठीक है। लाल के बाद हमको चाहिए ग्रीन, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ग्रीन, और उसके बाद चाहिए नीला, नीला, ये हो गया नीला, इस प्रकार, ठीक है। तो इसका अगर हम नाम रखें, अगर हम इसका नाम लिख दें, तो ये हो गया रेड, ये हो गया ग्रीन, और ये हो गया ब्लू,
ठीक है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन पूछे कि अगर रेड और ग्रीन को मिला दे तो कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन और ब्लू को मिला दे तो कौन सा कलर बनेगा, ठीक है, और रेड और ब्लू को मिला दे तो कौन सा कलर बनेगा। तो अगर रेड और ग्रीन को मिलाएंगे, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे, अच्छा रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो बनेगा येलो कलर। कौन सा बनेगा, येलो कलर। और वही ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा सियान कलर। और वही रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा कलर, मैजेंटा कलर। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, नहीं तो बाकी कौन सा कलर, फिर से देख लो। हमारे पास जो प्राथमिक कलर है वो क्या है, कौन कौन सा कलर, रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अगर हम रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो बनेगा, अगर ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो सियान कलर बनेगा, और ब्लू और ग्रीन को, ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो मैजेंटा। यानी RGB को जब जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, YCM। और अगर हम इन तीनों को मिला देंगे तो इन तीनों को मिलाने पर कौन सा कलर आएगा वाइट कलर। कौन सा कलर आएगा, वाइट कलर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, यहाँ पर तीनों को मिलाने से आएगा वाइट कलर, सफेद रंग। ठीक है, कौन सा कलर, यहाँ पर आ गया वाइट कलर, वाइट कलर, ठीक है। बताइए क्या यहाँ तक कलर थ्योरी समझ आया, ठीक। यहाँ से प्राथमिक कलर बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार बोला गया है कि प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन सा होता है, तो प्राइमरी कलर होगा रेड ग्रीन ब्लू। और कई बार अगर कभी पूछ लिया कि सेकेंडरी कलर किसको होता है, हालांकि ये पूछता नहीं है, सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर, तो वो यही वाला हो गया, कौन कौन सा, येलो, सियान और मैजेंटा कलर, ठीक है। ये तीनों कलर को द्वितीयक कलर कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो अगला पॉइंट कहता है, यहाँ पे कहता नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट और बताना है कलर के बारे में। कौन सा कलर के बारे में, रेनबो कलर के बारे में, रेनबो कलर के बारे में। याद करिए रेनबो कलर टोटल कितने कलर, 7, वेरी गुड। कौन कौन सा, तो तरीका बताए थे सर, क्या बोले थे, विबग्योर, WIOR, विबग्योर कलर। R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, I से इंडिगो और V से वॉयलेट। ये 7 कलर। वॉयलेट कौन सा, बैंगनी कलर, ठीक है। अब ये 7 कलर हैं। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किस कलर के पास है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होता है वो वॉयलेट कलर के पास होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी वॉयलेट कलर के पास और सबसे कम एनर्जी रेड कलर के पास, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मोर एनर्जी और यहाँ पर लेस एनर्जी, ठीक है। वैसे कहे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोर स्पीड और यहाँ पर लेस स्पीड, ये भी याद रखना है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस कलर का, तो सबसे ज़्यादा स्पीड रेड कलर का और सबसे कम स्पीड वॉयलेट कलर का। और यही अगर स्पीड से पूछ ले वेवलेंथ, तो जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा यानी मोर वेवलेंथ और सबसे कम लेस वेवलेंथ।
लेस वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गया। वेवलेंथ का मतलब फैलाव होता है, कौन सा रंग कितना कर है, कितना ज़्यादा फैलता है, कौन सा कलर कितना कम। जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो उतना कम फैलेगा। जैसे सबसे ज़्यादा लाल कलर है, तो लाल कलर आप लोगों ने देखा होगा कि दूर से एकदम दिख जाता है। जैसे कि रेड लाइट हो गया, ट्रेन को रोकना हो, कुछ भी चीज़ हो, डेंजर का साइन हो, तो लाल ही क्यों रहता है, ताकि दूर आ रहे व्यक्ति को भी साफ साफ लाल कलर उसकी आंखों पे पड़ जाए। लेकिन वही नीला कलर अगर ज़्यादा दूर से देखेगा तो वो हल्का नीला दिखता है, सफ़ेद जैसा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस से देखेगा वो कलर उतना ज़्यादा फैल जाता है और वो हमको पूरा पूरा नीला नहीं दिखता है। बस यही कारण है कि जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो उतना ज़्यादा फैले, मतलब कम फैलेगा, और जिसका जितना कम वेवलेंथ रहेगा वो उतना ज़्यादा फैलेगा। क्या समझ आ गया ये बात? ठीक है, तो यहीं से कई क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा कई बार कि ये आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद रखना है क्यों, क्योंकि नीला कलर सबसे ज़्यादा फैलता है। जब भी वैक्यूम से लाइट आता है ना, सन से लाइट आता है या अर्थ पे जो लाइट आता है वो क्या सनी के जरिए आता है ना, तो वहाँ से वैक्यूम में आएगा तो सब कलर एक साथ आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही धरती पे एंटर करेगा तो जो नीला कलर है वो धीरे धीरे आता है और इधर उधर जैसे हवा में धूल कण वगैरह हो गए उससे टकराते टकराते आएगा, और इस कारण नीला क्या हो जाता है, पूरा जगह फैल जाता है, और इस कारण पूरा आसमान कैसा लगता है, नीला दिखाई देता है। फिर कई बार एक बार क्वेश्चन आता है कि चांद पर खड़े व्यक्ति या फिर ब्रह्मांड में खड़े व्यक्ति को जो पृथ्वी है वो कैसा दिखाई देता है। तो चांद पर खड़े व्यक्ति को जो आकाश है, आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अगर ये सातों कलर एक साथ एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब कि रेनबो कलर जो सातों विबग्योर है ना, वो किसी चीज में एक साथ एब्जॉर्ब हो जाए तो वो हमको ब्लैक दिखाई देने लगता है। तो सोचिए कि सन से जब लाइट आता है तो वैक्यूम में ही आता है ना, और जब वैक्यूम में आता है तो आते 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 क्या है, वो एक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से आता है। क्योंकि वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं है तो स्पीड का लाइट बराबर रहेगा। और जैसे ही पृथ्वी में एंटर करता है तो सातों एक साथ एंटर करता है, और वही एक साथ एंटर होने के कारण ही पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा आकाश, एकदम काला दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि जब वो कलर सात के सातों कलर रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब ना होने की बजाय वो रिफ्लेक्ट हो जाए, और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो चीज़ वाइट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वाइट दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन और हम आप लोग से पूछ लें, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछे कि हमारी आँखों के लिए, मानव की आँखों के लिए सबसे अच्छा कलर कौन सा है, मानव आँखों के लिए सबसे अच्छा कलर कौन सा है, तो वो सबसे अच्छा कलर सुग्राही कलर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे आंखों के लिए सुग्राही है, एकदम बढ़िया लगे, हा हा हा, मज़ा आ गया जीवन का देख के, क्या कितना अच्छा रंग है, तो वो होता है हरा। हरा माना जाता है हमारी आंखों के लिए कि बहुत ठंडक पहुंचता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है वो सबसे अच्छा है। और हाँ, क्यों ग्रीन कलर अच्छा है, तो देखे होंगे, हालांकि आप लोग पहाड़ पे जाते होंगे तो पहाड़ पे से और क्या दिखता है, पेड़ पौधा ही ना दिखता है, और उसको देख करके बोलते हैं ना कि आहा क्या व्यू है। और जबकि वही पेड़ पौधा तो इधर भी रहता है, लेकिन वहाँ क्या है कि बंचेज में रहता है तो हमको ज़्यादा दिखाई देता है, तो कहते हैं कि आहा क्या नज़ारा है। समझ आया? तो हमारी आँखों के लिए जो कलर सबसे अच्छा है वो है हरा। ठीक है, और सबसे खराब जो है वो है लाल रंग। लाल रंग को थोड़ा देर तक घूरते रहिए, देखिएगा थोड़ा देर बाद वो धुंधला धुंधला जैसा दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि लाल रंग हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था लाइट चैप्टर का। इसके अलावा अगर देखें तो हमने काफ़ी, मतलब 1 2 3 4 5 लगभग क्लास हो गया है लाइट का। अब हम इसका जो भी है थोड़ा बहुत, जैसे पिन कमेंट में या हमारे उसका कोई टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग डाल देंगे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हमारा जो लाइट चैप्टर है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा
लेंस एंड मिरर। ठीक है, हम लोग बिल्कुल सीरियल नंबर से चलेंगे। पहला लाइट लिखवाए थे तो लाइट हो गया आज खत्म, अगला होगा लेंस और मिरर। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे लेंस और मिरर। 1 मिनट आप लोग जब तक देखते रहिए, ठीक है। लेंस मिरर चैप्टर नंबर 2, ठीक है, हालांकि चैप्टर 2। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है लेंस एंड मिरर। लेंस एंड मिरर, मिरर यानी लेंस और दर्पण। लेंस और दर्पण, ठीक। अब देखिए लेंस दर्पण, ओहो, हम लोग लेंस और दर्पण पढ़ेंगे, ठीक। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लेंस और दर्पण, तो सबसे पहले हम दर्पण पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मिरर, दर्पण, ठीक है। एक बात जरूर कहेंगे कि जो भी पहला टॉप चैप्टर पढ़ाए हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत ज़्यादा करवाया गया है। इसका हम लोग सोच रहे हैं एक हम लोग आने वाले समय के लिए एक पूरा टारगेट बैच ना दे करके पूरा फाउंडेशन बैच डालेंगे, ताकि और बच्चा एकदम अच्छा से कारण समझ समझ के पढ़ सके। अभी हम लोग नवरात्रि है और आज के जो हमारा नवरात्रि स्टार्ट हुआ था, हालांकि कल से हुआ था, तो इस नवरात्रि के लिए सबको शुभकामनाएं हैं। और दशहरा स्टार्ट हो गया है, तो इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि एक दोबारा फाउंडेशन से बिल्कुल जो कि हर एग्ज़ाम में काम करे, उस चीज़ के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो हो सकता है जल्दी खुशखबरी मिलेगा आपको क्लासेस का कि दशहरा के बाद, ठीक है। अब हम लोग मिरर पढ़ेंगे। मिरर, अगर हम कहें कि मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? 2, बिल्कुल, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स, ठीक है, 2 प्रकार। पहले को बोलते हैं प्लेन मिरर, पहले को बोलेंगे प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, पहले को बोलेंगे समतल दर्पण, और दूसरे को बोलेंगे स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, ठीक है, यानी परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार दर्पण, ठीक है, स्पेरिकल मिरर, ये हमारा हो गया, ठीक। आप सोच रहे होंगे कि अरे मिरर तो हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ते हैं, तो वो पार्ट इसका है। प्लेन मिरर तो हम लोग लाइट में कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग को पढ़ना है क्या? स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर में जो पहला पार्ट होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। पहला पार्ट कौन सा? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या होता है? अवतल दर्पण, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अवतल दर्पण। और दूसरा पार्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा पार्ट कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। दूसरा पार्ट उत्तल दर्पण, ठीक है। तो प्लेन मिरर हमारा हो चुका है, अब हमको पढ़ना है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि सीधा सीधा स्पेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी मिरर होता है, याद रखना है, वो हमेशा एक गोल के रूप में होता है। तभी ना मिरर का सुने होंगे कि फोकस होता है, सेंटर होता है, फोकस दूरी होता है, और जिसके पास रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जिसके पास रेडियस है वो गोल है, ठीक है। तो कोई भी मिरर होता है ऐसे, फर्क होता है इसको काट के पेंट करने का, ठीक है। देखिए एक हिस्सा काटेंगे तो इस प्रकार का बनेगा, और ये वाला हिस्सा इस प्रकार से बना है ना, इस प्रकार से बना, ठीक है। अब पेंट कैसे करेंगे? अगर पेंट हम बाहर की तरफ से कर रहे हैं, पेंट किधर से कर रहे हैं? बाहर की तरफ से, तो बनता है कॉनकेव मिरर, तो बनेगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और वही पेंट अगर हम अंदर से कर दें, वही पेंट अगर अंदर से कर दें तो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। सब बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि
उत्तल दर्पण। बस ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। पेंट का फर्क, पेंट किस चीज का? हाँ जवाब दीजिए। हाँ पेंट, बिल्कुल सिल्वर ब्रोमाइड का वही पेंट किया जाता है। पेंट अगर बाहर से किया हुआ है तो कॉनकेव मिरर, और पेंट अगर अंदर से कर दे तो कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर, या सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ मिरर के बारे में, यानी थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं पहले। ठीक है, मिरर का बेसिक। कोई भी दर्पण ले लें, जैसे हम एक दर्पण लेते हैं, अभी हम इसको कुछ ले के मान के नहीं चल रहे, हालांकि है तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, ठीक, इसके ठीक सेंटर से होके एक लाइन चल जाए। ठीक है, क्या बोले? इसके ठीक सेंटर से होके अगर एक लाइन पास हो जाए तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और यही जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस पॉइंट पे टच करेगा मिरर के, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर, किसी भी मिरर के जिस पॉइंट पे टच होगा, इसको कहते हैं पोल, पी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेंगे फोकस, और पोल से जितना फोकस होगा उतनी दूरी पर होता है सेंटर। ठीक है, सेंटर, यानी ये कह सकते हैं कि C बराबर 2F होता है। C बराबर 2F, या फोकस निकालना हो, सेंटर दिया हो तो C/2। इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। अगर पोल से फोकस तक की दूरी को कहें, देखें, पोल से फोकस तक की दूरी को, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, इसको कहेंगे फोकस दूरी। और वही पोल से सेंटर तक की दूरी, पोल से सेंटर तक की दूरी, कहाँ? पोल से सेंटर तक की दूरी को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। क्लियर हो गया? ठीक, यानी कि F, जो ये F है, F को कहते हैं फोकस। F को कहेंगे फोकस, हिंदी में भी फोकस। ठीक है, और C को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये हो गया C से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमको आगे यूज़ होगा, इसलिए हम पहले मिरर के बारे में बता के चले कि किस पोजीशन को क्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक मिरर के ठीक बीचों बीच लाइन गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के जिस पॉइंट को बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस टच करेगा उसको कहेंगे पोल। पोल से पीछे जाएंगे फोकस, जितना पोल से फोकस, फोकस से उतनी दूरी पर होगा सेंटर। पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और पोल से सेंटर तक की दूरी को कहेंगे त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था इसका। इसके आगे हालांकि और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बता देते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर कोई एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर हो गया हमारा, और ठीक बीचों बीच एक लाइन गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर होगा फोकस, यहाँ पर होगा सेंटर, और इससे बाहर चल जाएंगे तो इनफाइनाइट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर दो लाइट कह रहे हैं, या कोई भी लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है, तो ये जब भी गुजरेगा या पास होगा वो हमेशा फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, ये वाला जो गया ये इंसिडेंट रे कहलाता है, इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट हो गया तो ये दोनों क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो क्या पॉइंट बोले कि जब भी जितने भी लाइन, जरूरी नहीं है दो ही, हम चाहे तो और भी पास करेंगे, जितने भी पैरेलल होंगे वो सब यहाँ से, यानी इनफाइनाइट लाइन हम पास कर सकते हैं यहाँ से।
ठीक है, यानी कि जितने भी पैरेलल लाइंस हम मिरर की तरफ डालेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सब के सब जो रिफ्लेक्ट होगा वो फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगा। कहां से पास होगा? फोकस से होके। और इस चीज को याद रखना कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे, कम से कम कितने? दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे, यानी इंटरसेक्ट होंगे, मीट होंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा? जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे। क्या क्लियर हुआ? ठीक है। एक और पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 2, ये 1 था, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर और इधर इनफाइनाइट, ठीक है। क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे हम सेंटर से होके गुजार दे तो, पास कर दे तो, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, तो जितनी बार जो भी लाइट रे सेंटर से पास होता है ना, कहां से? सेंटर से। कहां से? सेंटर से। कहां से? सेंटर से जो लाइट पास होगा वो हमेशा वहीं से वापस चल जाता है, यानी यहीं से वापस चल जाएगा। ये हो गया आर आर, यानी जो सेंटर से गया वहीं से पास हो गया वापस, रिफ्लेक्ट भी वहीं से हो गया। जो सेंटर से जाएगा वो रिफ्लेक्ट भी वहीं से हो जाएगा। समझ गए इस बात को? समझ गए, ठीक है। तीसरे नंबर का पॉइंट कहें तो अगर किसी लाइट रे को हम डायरेक्ट फोकस से ही पास कर दे तो, फोकस, सेंटर, इनफाइनाइट, जैसे पैरेलल भेज रहे थे ना, पैरेलल, तो फोकस से होके क्या होगा कि जब हम लाइट रे को हम ठीक फोकस से पास कर दें, फोकस से, तो जो फोकस से होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगा। ये आर आर हो गया और ये आई आर हो गया। यानी पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से, और फोकस से पास करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगा। 3 पॉइंट समझ गए, ठीक है। एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये एक लाइट रे हुआ, ये एक पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर और इनफाइनाइट, ठीक है। अगर कोई लाइट रे को हम डायरेक्ट पोल पे पास ही भेज दे तो जब पोल के पास भेज देंगे तो वो भी यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है, यहीं से। ये हो गया आई आर और ये हो गया आर आर। ये जो एंगल आई है ना, यहाँ पर बन जाएगा एंगल आर, यहाँ पे बन जाएगा एंगल आर, और दोनों बराबर रहेगा। समझ गए? तो ये 4 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी लाइट को हम पैरेलल भेजते हैं तो फोकस से पास होगा, किसी लाइट को फोकस से भेजते हैं तो पैरेलल पास हो जाएगा। वही किसी को सेंटर पे डालेंगे तो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगा, और अगर पोल पे डालेंगे तो उतना ही एंगल बना के वो पोल से नीचे हो जाएगा, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 केस है। आज हम लोग क्लास यहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि क्यों? यहीं तक क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो भी आज बताना था सब बता दिए हैं। अब कल नया सवेरा, नया क्लास और नया दौर आएगा, है ना। अरे हर दिन तो दौर ही है ना जी, कंपटीशन में क्या है, हर दिन नया दौर के बराबर ही चलता है, ठीक है। तो जो ये चैप्टर है लेंस एंड मिरर, बहुत अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ कल का क्लास अगर ढंग से देख लीजिए, मतलब कि एक बार आप कॉनकेव मिरर का समझ लीजिएगा तो आप कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस चारों समझ आ जाएगा सिर्फ एक में। समझ आया? चारों समझ आ जाएगा सिर्फ एक में। तो कल के दिन हम लोग करेंगे आगे कॉन्वेक्स मिरर को पूरा करेंगे। कल जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का क्या है कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा इमेज पोजीशन वगैरह बताना होता है, ठीक है। तो इसलिए अब आगे का क्लास हम लोग कल ही करेंगे। आज के लिए हम यहीं क्लास छोड़ते हैं, ठीक। बाकी अगर आपको साइंस का क्लास अच्छा लग रहा है, बढ़िया से लग रहा है कि हाँ यूज़फुल है हमारे आने वाले एग्ज़ाम में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब, ठीक है। आपके इस चैनल पे हर क्लास होने वाली है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, हर प्रकार की बैंक, एसएससी, दरोगा, हर प्रकार का क्लास ऑनलाइन होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए और आप कॉम्पिटिटिव क्लब को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिए कि कैसा आपको क्लास लगा। तो क्लास आज बंद करते हैं, क्लास, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।